हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि हम देख रहे थे भारत का मध्यकालीन इतिहास, मीजुअल इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हमें आज जो पढ़ना है वो है मोहम्मद गौरी। क्योंकि हमने इससे पहले जो क्लास अपना कवर किया है उसमें हमने देखा था कि भारत में सर्वप्रथम आक्रमण अरबों का हुआ था। अरबों में हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। फिर हमने तुर्की इतिहास पढ़ा, यानी कि तुर्कों का हमारे भारत में आक्रमण हुआ। तुर्कों के आक्रमण में हमने पहला जो पढ़ा था उसमें हमने गजनवी को पढ़ा था। ठीक है, फिर आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। यदि हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो इसका जो पूरा नाम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसके बारे में यदि हम देखेंगे तो 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना। ये गजनी कहाँ है? तो हमने अपनी पिछली लेक्चर में देखा था कि ये अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। 1175 में खैबर और गोमल दर्रे से भारत, यानी कि भारत में वो कौन सा स्थान? मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया गया था। कहां से? खैबर और गोमल पास के जरिए मुल्तान में पहला आक्रमण किया गया 1175 में। कारण क्या था? तो धन प्राप्ति। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब गजनी ने आक्रमण किया था, गजनवी ने आक्रमण किया था, उसका भी कारण था धन प्राप्ति। ठीक है, और क्या था? साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। ठीक है, यानी कि साम्राज्यवादी, यानी अपने साम्राज्य को अब वो क्या करें? बढ़ा रहे हैं, है ना। तो साम्राज्यवाद और धन प्राप्ति कारण था। भारत पर प्रमुख आक्रमण की यदि हम बात करें तो जैसा कि अभी जस्ट हमने देखा था कि 1175 में पहला आक्रमण हुआ, तो बस वही है। ठीक है, कि 1175 में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया गया गौरी के द्वारा। करमातियों को हराकर मुल्तान पर इसने कब्जा कर लिया। वहां पे किसका शासन था? करमाती थे, तो उनको हराकर इसने मुल्तान पर अपना शासन कर लिया। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया गया। फिर चालुक्य राजा, क्या नाम था उसका? भीम द्वितीय। वो संरक्षण उसका कौन करता था? तो उसकी मां नायिका देवी करती थी। ठीक है, इसने 1178 की बात है, गुजरात पर आक्रमण किया गया। शासन किसका था? चालुक्यों का शासन था, भीम द्वितीय, जिसका संरक्षण उसकी मां नायिका देवी किया करती थी। लेकिन ये गुजरात पर तो चलो ठीक है आक्रमण कर दिया, लेकिन माउंट आबू के पास गौरी की पराजय हुई। भारत में प्रथम राज्य पराजय, यानी कि माउंट आबू वाला जो एरिया है, गौरी इज डिफीट नियर माउंट आबू, फर्स्ट स्टेट डिफीट इन इंडिया, यानी कि पहली बार वो क्या किया? हार गया। ठीक है, माउंट आबू के पास में। ठीक, 1178 की ये घटना है। फिर उसके बाद में वो इसके पीछे बहुत, यदि आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, फिर वो अपनी तैयारी कर रहा था कि मैं यहाँ पे हारा हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वहां का संरक्षण नायिका देवी, यानी कि एक महिला के हाथों हारा। ये इसके लिए बहुत ही, मतलब यदि हम देखेंगे तो ये एक शर्मनाक बात थी कि एक महिला के हाथों ये हारा था। ठीक है, तो वो एरिया में फिर वो वापस गया भी नहीं, हार गया तो गया भी नहीं है। फिर उसके बाद 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और 1194 में चंदावर का युद्ध। ये 3 इंपॉर्टेंट युद्ध है मोहम्मद गौरी के। ठीक है, जो तराइन का प्रथम युद्ध था तो पृथ्वीराज तृतीय की विजय, यानी कि सेनापति था स्कंद, विक्ट्री ऑफ पृथ्वीराज 3। ये जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ ना, जो 1191 में हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा।
तो यदि हम देखें पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, है ना, तो उससे ये मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज हार गया इसमें, यानी कि मोहम्मद गौरी जीत गया। फिर जब चंदावर का जब युद्ध हुआ, यानी कि अब मोहम्मद गौरी भारत पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि वो एरिया में वो आ गया, ठीक है, अंदर आ गया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। कब? 1192 में। और मदद किसने किया था? तो जयचंद ने इसकी मदद की थी पृथ्वीराज चौहान को हराने में, केवल तख्त की वजह से जयचंद ने इसकी मदद की थी। लेकिन जिसने इसकी मदद की, मोहम्मद गौरी की मदद जयचंद ने की थी, तो जयचंद को इसने हरा दिया किसमें? चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में लड़ा गया था। गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए थे। इसने क्या किए थे? सिक्के ये कौन से चलाए थे मोहम्मद गौरी ने? तो मां लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के इसने चलन में चलाए थे। तो आपको याद क्या करना है? 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया, और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया, और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की यदि हम बात करें तो इसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान का पूरा नाम क्या था? तो पृथ्वीराज तृतीय इसका नाम था। ये दिल्ली की तख्त पर बैठा था, लेकिन दिल्ली का तख्त इसको कौन दिया? तो दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोपर, यानी कि नाना कहा जाता था, ने इनको दिल्ली व अजमेर का शासन दिया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, जिसका पूरा नाम पृथ्वीराज तृतीय था। चंदेल शासक परमार दिदेव को पराजित किया व सेनापति आलाह उदल की मृत्यु। आलाह उदल की बात करें तो उदल की मृत्यु हुई है, आलाह की मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि ये थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट है, ठीक है, तो उस पर हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे, बट ये याद रखना कि आलाह उदल किसके शासनकाल में थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ये दोनों थे, ठीक है। फिर उसमें यदि हम बात करें तो इसका दरबारी कवि था, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था चंद बरदाई। क्या नाम था? चंद बरदाई। और इसकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई है, जिसमें चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान का महिमा मंडन पृथ्वीराज रासो में किया है, ठीक है। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। तो दो चीज, यहां से दो फैक्ट अपने को याद करना है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन? तो चंद बरदाई, ठीक है। फिर गीत गोविंद के रचयिता कौन? तो जयदेव। कौन है? जयदेव। ये दो चीज अपने, दो फैक्ट याद रखना है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, गीत गोविंद जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद जयदेव। अब ऐसे जैसे गोविंद है तो गोविंद की जय होती है, और गोविंद देव है, ठीक है, तो ऐसे करके भी हम इसको याद कर सकते हैं कि गोविंद की हमेशा जय होती है, ठीक है। तो बस ऐसे गीत गोविंद तो जय देव, ठीक, इसको ऐसे करके हम याद करेंगे। 1203 में क्या हुआ था? ऐबक कलिंजर अभियान हुआ। चंदेल शासक परमार दिदेव को हराया गया। कब? 1203 में। फिर 15 मार्च 1206 में खोसर सरदार द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई। यानी कि किसके द्वारा? खोखर, या फिर हम बोले खोखर सरदारों ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को मार डाला। शहाबुद्दीन इसका पूरा नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो इसकी मृत्यु कब हुई? ये भारत में आया कब? फिर उसके बाद कौन कौन सा युद्ध हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1191 में आपको तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना है, 1192 में आपको तराइन का द्वितीय युद्ध याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1194 में आपको किसका याद? चंदावर का युद्ध याद रखना है। 1203 में इसका ऐबक कलिंजर अभियान हुआ था, जिसमें इसने चंदेल शासकों को हराया था। फिर उसके बाद 15 मार्च 1206 में इसकी मृत्यु हो गई।
ठीक है। जब इसकी मृत्यु हो गई तब अब भारत में कौन किसका शासन हो गया है? अब भारत में दिल्ली यानी कि ये दिल्ली के तख्त पर बैठा था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के तख्त पे था, उससे इसने दिल्ली को हड़प लिया था। अब दिल्ली में सुल्तानों का शासन प्रारंभ हो गया, यानी कि दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? भारत में दिल्ली सल्तनत का इतिहास। ठीक है। नॉर्मली यदि हम देखें तो मीडिवल इंडियन हिस्ट्री का मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो ये अब हम अपने अगली क्लास में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मोहम्मद गौरी से जुड़े कुछ तथ्यों को हमें जानना है। क्या है? सिक्कों पर ये माँ लक्ष्मी की आकृति ये क्या करवाता था, यानी कि उसमें उकेरी हुई रहती थी। पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के भी प्रचलन में थे। ठीक, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के नाम के सिक्के भी प्रचलन में थे। उत्तर भारत में इक्ता अक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली या फिर आप एग्जाम में आया इक्ता प्रणाली या फिर अक्ता प्रणाली कहाँ पे थी, किस एरिया में थी? तो उत्तर भारत में थी। किसके समय? तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के समय थी। 4 मुख्य गुलाम थे इसके। कौन? तो बोलते हैं ना कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से हुई। गुलाम वंश से कैसे हुई? तो आओ देखें। तो 4 मुख्य गुलाम थे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। इनको सबको एरिया बटा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली मिला हुआ था कि आपको ये दोनों देखना है। यल्दौज को गजनी यानी कि अफगानिस्तान देखना था। कुबाचा को कच्छ व सिंध देखना था। कच्छ यानी कि जो हमारा गुजरात का ये वाला जो एरिया है वो, और जो इधर से ये जो सिंध प्रदेश ये जो रहता है ना वो देखना था कुबाचा को। बख्तियार खिलजी को मिला था बंगाल और बिहार। तो ये 4 मुख्य गुलाम थे और 4 मुख्य उनके शासन के एरिया थे। ठीक है। यानी कि वो कहाँ कहाँ देखेंगे तो ये अपने को याद रखना है। क्या क्या हमने पढ़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर दिल्ली, यल्दौज गजनी, कुबाचा कच्छ सिंध और बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार। ब याद रखना, बख्तियार बंगाल बिहार और कुतुबुद्दीन लाहौर दिल्ली, यल्दौज गजनी, कुबाचा कच्छ सिंध। क्या है? कुबाचा। कच्छ को याद रख का। ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, याद करने की यदि कोशिश करें क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आता है। तो ब जैसे देखोगे तो बंगाल और बिहार, का देखना तो कच्छ, और कच्छ याद आया तो सिंध याद आ जाएगा क्योंकि ये एरिया जुड़ा हुआ है। ठीक है। कुतुबुद्दीन को तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, लाहौर दिल्ली। फिर यल्दौज के लिए अपने को बस थोड़ा सा देखना है कि यल्दौज गजनी। ठीक है। यल्दौज गजनी, यल्दौज जा और जा, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें कि कैसे हमें इजीएस्ट वे में याद हो जाए। अब इक्ता प्रणाली आपसे पूछा जाएगा। इक्ता प्रणाली किसके शासन काल में थी? तो आप क्या बता पाएंगे क्या? मुझे लगता है बता लेंगे, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के किसके शासन काल में थे? तो मोहम्मद गौरी। ठीक है। फिर 4 मुख्य गुलाम कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर दिल्ली मिला था, यल्दौज को गजनी, कुबाचा को कच्छ सिंध और बख्तियार खिलजी को बंगाल बिहार। आई होप याद हुआ होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यानी कि अब खिलजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 1200 से 1204 की बात आ रही है। ये बंगाल बिहार में आक्रमण किया किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। उस समय शासन किसका था? तो लक्ष्मण सेन का था। नालंदा व विक्रमशिला को इसने तहस नहस कर दिया। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बना लिया था। गलती इसकी थी कि असम के महाराज्य पर इसने हमला कर दिया था। असम के महाराज्य पर इसने हमला किया। 1200 से 1204 की बात आ रही। बख्तियार खिलजी, जिसका नाम क्या था पूरा? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी,
इसने बिहार बंगाल पर आक्रमण किया। लक्ष्मण सेन का शासनकाल था। इतना बस याद रख लेना। और एक और चीज ये याद रखना कि नालंदा व विक्रमशिला को तहस नहस करने वाला कौन है? तो नालंदा व विक्रमशिला को तहस नहस करने वाला बख्तियार खिलजी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये, और ये पूछे जाने की पूरी पूरी आशंका है कि हमसे पूछा जा सकता है। फिर कुछ मेजर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज को देख लेते हैं। आइए क्या क्या है। तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब में है। क्या? तक्षशिला, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां पे है तक्षशिला। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, और इसका जो टाइम पीरियड यदि हम देखें कि कब ये एग्जिस्टेंस में आया, तो 700 BC 800 यानी कि बिफोर क्राइस्ट की बात करें 700-800 के समय ये आया था। कौटिल्य, पाणिनि, प्रसेनजीत, ये सब क्या कहाँ से रिलेटेड है? तक्षशिला से ही है। आयुर्वेद विज्ञान का ये केंद्र है। आयुर्वेद विज्ञान का ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से मतलब ये कनेक्ट करती है। और 1980 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको दर्जा मिला है, यानी कि रिकॉग्निशन इसको मिला है यूनेस्को द्वारा 1980 में। नालंदा की बात करें तो ये वर्तमान के बिहार में है ना, वर्तमान बिहार में है ये, जिसको राजगीर जगह की बात आ रही है यहाँ पे। वर्तमान भारत का ये प्राचीनतम क्या है? विश्वविद्यालय है, यानी कि अभी का प्राचीनतम। क्यों? क्योंकि तक्षशिला तो पाकिस्तान में हो गया है ना। फिर उसके बाद ये कुमार गुप्त इससे संबंधित है। 413 AD अपने को याद रखना है। और ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान यानी कि महायान बुद्धिज्म के लिए ये ऑक्सफोर्ड, जैसे बोलते हैं ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है, ठीक है, लंदन में है, तो महायान बुद्धिज्म के लिए नालंदा क्या है? ऑक्सफोर्ड की तरह है, ठीक है। विक्रमशिला की बात करें तो ये भी वर्तमान बिहार के भागलपुर में है। पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है विक्रमशिला, और बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला को खत्म कर दिया गया था लगभग 1193 के आसपास की ये बात हो रही है, ठीक है, बख्तियार खिलजी द्वारा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना कि बख्तियार खिलजी नालंदा व विक्रमशिला को इसने तहस नहस कर दिया था। वल्लभी की बात करें, लेकिन आप लोग इसका याद क्या रखेंगे कि तक्षशिला कहाँ पे है? प्रेजेंट डे पंजाब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहां है। नालंदा बिहार में है, बिहार के राजगीर में है। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में है, ठीक है। नालंदा से जो संबंधित है वो है कुमारगुप्त। विक्रमशिला से जो संबंधित है वो है बख्तियार खिलजी, क्योंकि इसने तहस नहस किया। और पाल शासक धर्मपाल विक्रमशिला से संबंधित है। तक्षशिला से संबंधित कौटिल्य, पाणिनि और प्रसेनजीत है। वल्लभी की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट डे गुजरात से यानी कि सौराष्ट्र में है। प्रशासनिक ये शिक्षा केंद्र है, ठीक है। चीनी यात्री इत सिंह से संबंधित है, और बौद्ध शिक्षा का ये केंद्र माना गया है वल्लभी। क्या है ये? वल्लभी। तो ये कुछ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मेजर एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, जो कि अपने को याद रखना है। नालंदा से पहले बात बताओ कौन संबंधित है? तो कुमारगुप्त संबंधित है। विक्रमशिला से धर्मपाल संबंधित है। वल्लभी से कौन संबंधित है? चीनी यात्री इत सिंह संबंधित है ना। विक्रमशिला से बख्तियार खिलजी भी संबंधित है, तो ये भी अपने को थोड़ा सा याद रखना है। और तक्षशिला से कौटिल्य, पाणिनि और प्रसेनजीत। ये कुछ मेजर फैक्ट्स रहे हैं किससे रिलेटेड? तो मोहम्मद गौरी के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। ये अपने को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद रखना है, और ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस है क्योंकि ये आते ही हैं, है ना। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। ये पार्ट 2 था संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो हमारी जो सीरीज चल रही है। ऐसे करते हैं हम बहुत सारे जो अलग अलग जो मेजर पोर्शन है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ। आप सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो चैत्र से प्रारंभ होता है, लेकिन फिर भी यदि हम एंग्लो न्यू ईयर की बात करें, इंग्लिश न्यू ईयर की बात करें तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये जो वर्ष है 2024 बहुत ही मंगलमय हो
और इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम दिल्ली सर्टनेट को कवर करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन तक जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।